नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जो पेपर सॉल्व करेंगे वो जूनियर क्लर्क का पेपर है। इसकी काफ़ी डिमांड थी और ये अहमदाबाद डिवीज़न के द्वारा आयोजित किया गया है। जूनियर क्लर्क के जो पोस्ट होते हैं वो लेवल 2 के होते हैं और ये जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन के द्वारा होता है। तो 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होता है, जो आरआरबी द्वारा होती है, या फिर एलडीसी, जीडीसी, इस तरह से सारे एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा जो होता है ये दो पार्ट में बटा होता है। 33.1/3 वाला एक परसेंटेज होता है और दूसरा है 16.2/3% वाला। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 16.2/3 का परसेंटेज था और ये 3/7/2021 को आयोजित किया गया था, जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें टोटल 95 क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ 85 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जिसमें 10 प्रश्न जो हैं वो राजभाषा के भी शामिल हैं और एवरी जो क्वेश्चन है वो उसके लिए 1 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रखा जाता है अगर किसी तरह की एलडीसी एग्जामिनेशन होती है, तो आपको पता ही होगा। सुटेबिलिटी में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रक्शन हर बार बताता हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन हर बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये आपको सही तरह से सारे क्वेश्चनों को टेकल करने के लिए ये करता है, ठीक है। जैसे अभी कुछ भी अगर कोई संदेह हो तो फिर जो इंस्ट्रक्शन है उनको ही फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए स्क्रीन पे आपके इंस्ट्रक्शन है और हम और आप मिल के सोल्व करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एज पर 6th CBC द इनिशियल ग्रेड पे इन इंडियन रेलवे इज। छठे वेतन आयोग अनुसार भारतीय रेलवे में प्रारंभिक ग्रेड पे क्या है? तो ये छठे पे के हिसाब से जो है वो 1800 रुपया पे ग्रेड जो है वो फैला है। उसके अंदर ऐसा है कि पीबी हुआ करता था, PB1, PB2 इस तरह के, ठीक है। तो PB1 में जो है वो 5200 से लेके 20,200 रुपये का स्लॉट था और इसके अंदर 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 के पे ग्रेड हुआ करते थे। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं ये PB1 के ये हैं, ठीक है। PB2 में 42 और 46 इस तरह के आगे बढ़ते थे, तो ये इसके अंदर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एज पर द 7th CBC इनिशियल पे ग्रेड इन लेवल 1 इन इंडियन रेलवे। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है वो प्रारंभिक वेतन कितना होगा लेवल 1 के लिए? तो लेवल 1 के लिए है अपना 18,000 रुपया पहला, ठीक। इसी तरह लेवल 2 के लिए 19,900 रुपये हैं, लेवल 3 के लिए 21,700 रुपये हैं, लेवल 4 के लिए 25,500 रुपये हैं और लेवल 5 के लिए 29,200 रुपये हैं, ठीक है। लेवल 6 जो OS लेवल का है वो है 35,400 रुपये। लेवल 7 में 44,900 रुपये हैं और लेवल 8 जो AMM, APO, AD इसी तरह के जो पोस्ट होते हैं, ADST इस तरह के पोस्ट होते हैं, उसके लिए 47,600 रुपये का इनिशियल पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द नेम ऑफ DRM ADI, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद का नाम क्या है? तो ये नाम आपको पता है और पता होने भी चाहिए। मैं आपसे ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप किसी भी डिवीज़न या जोन के अंदर आप इस पेपर को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके आसपास के डिवीज़न के और जोन्स के हेड का, यानी कि डिविजनल लेवल पे जो हेड होते हैं वो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर, और जोन लेवल पे GM होते हैं। तो आसपास जैसे अगर वेस्टर्न रेलवे का कोई बंदा है तो सेंट्रल रेलवे का जाने, सेंट्रल रेलवे का है तो वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों को जाने, अगर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है बंदा तो नॉर्दर्न रेलवे का जाने, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इस आसपास के लोग GM के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। द नेम ऑफ DRM इन ADI। तो श्री दीपक कुमार झा जी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। DRM अहमदाबाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी DRM इन ADI डिवीजन?
ठीक है। एडीआई डिवीजन में 2 पोस्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 पोस्ट हैं। श्री पीएन सिंधे और श्री अनंत कुमार सर जो हैं वो एडीआरएम अहमदाबाद हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट इन एडीआई डिवीजन। तो अहमदाबाद मंडल में चिकित्सा विभाग के प्रमुख जो हैं या मुख्य जो हैं वो सीएमएस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीएमएस होते हैं। और अगर कार्मिक विभाग का बोले तो ये अपने सीनियर डीपीओ सर होते हैं, श्री सुनील बिश्नोई सर। और अगर स्टोर डिपार्टमेंट का बात करें या तो ये जो है वो सीनियर एमएम होते हैं, जो भी एन के त्रिपाठी सर हैं, नागेश कुमार त्रिपाठी सर। तो आसपास के सभी लोगों को देखते रहना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एडीआई डिवीजन एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद मंडल का गठन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मंडल का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, श्री डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ए राजनाथ सिंह, बी श्री एम वेंकैया नायडू होना चाहिए, सी श्री रामनाथ कोविंद और डी श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो है वो 14वें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ये जो है 26वें महामहिम बिहार के रहे हैं, यानी महामहिम यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार, राज्यपाल, ठीक है। और उसके बाद 2017 मतलब 15 से 17 के बीच में वहाँ रहे और 17 से हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। और ये 14वें मुख्य प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। वेंकैया नायडू जी हैं उपराष्ट्रपति हैं हमारे। और राजनाथ सिंह जी जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। तो ठीक है, ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन आ रहा है, ये 10 जुलाई 1951 को पैदा हुए थे, ऑलमोस्ट 70 साल के हो गए हैं। और उपराष्ट्रपति जी का भी जन्मदिन गया है, 1 जुलाई 1949 को पैदा हुए थे वो। और एक्चुअली एम वेंकैया नायडू उनका पूरा नाम है, मुपाओ राव पू ऐसे कुछ करके उनका नाम है, वेंकैया नायडू। उनका शायद गाँव का नाम हो, मुझे ज़्यादा पता नहीं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे फॉर द रेलवे, रेल मंत्री कौन है? तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। नितिन गडकरी जी हैं एक्चुअली रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को संभालते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले भी उसको माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो वाला भी है उनके पास। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज एंड स्टील इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से आते हैं, नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द एचआरएमएस इज, एचआरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही हमारा सही आंसर है। और यहाँ पे हमने लगाया नहीं, यहाँ पे होगा। भिल्डी इज डैश डिवीजन स्टेशन, भिल्डी किस मंडल में है? तो ये भिल्डी अपना रतलाम में नहीं है, ये अहमदाबाद डिवीजन का एक हिस्सा है। भिल्डी स्टेशन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे कोड ऑफ चर्च गेट स्टेशन इज, चर्च गेट स्टेशन का रेलवे कोड क्या है? तो ज़्यादातर जो पर्सनल डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं उनको पता है, CCG होता है, ठीक है, चर्च गेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फुल फॉर्म ऑफ CL इज, CL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये कैजुअल लीव होता है, ठीक है। मैक्सिमम CL परमिटेड टू रेलवे एम्प्लॉय इज, तो देखिए अगर मैक्सिमम अगर बात करता है तो यहाँ पे ऑप्शन C हो जाना चाहिए, ठीक है। जनरली लोगों को 8 आपको CL मिलते हैं, जो 4 हैं वो फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं उनको मिलता है। इस हिसाब से ये 12 हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें एक और बात है कि अगर आप नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी NFR में काम करते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा सेल मिलेंगे। तो इस हिसाब से 13 हो जाते हैं। तो नियरेस्ट जो आंसर है 12 इज द राइट आंसर। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले 12 मिलते थे जिनको घटाकर 1 जनवरी 1998 से 8 कर दिया गया। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो ये नियरेस्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जूनियर क्लर्क इन रेलवे रिक्रूटमेंट अपॉइंटेड बाय। रेलवे में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती नियुक्ति से हो सकती है। A RRB द्वारा, B GDC द्वारा, C LDC और D ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये तीनों माध्यमों से होता है। LDC के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो ग्रुप D लेवल 1 से जो प्रमोट होके आते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1953, 16 अप्रैल 1853, सी है 16 अप्रैल 1783 और डी है 16 अप्रैल 1883। सही आंसर है इसका बी होगा। मुंबई ठाणे लाइन पे जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चला था और 21 तोपों की सलामी के साथ ये चला था और इसके अंदर 14 डिब्बे हुआ करते थे या उस दिन थे। 400 मेहमानों को लेकर ये बोरी बंदर से रवाना हुआ था और ये चला था। ठीक है, तो ये 34 किलोमीटर की रन थी तो वो चलाया गया था। तो ये हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, GM ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज। ये देखिए, यही मैं बोल रहा था कि आसपास के या फिर अपने खुद के डिवीज़न के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपने जहाँ भी डिवीज़न के अंदर हैं वहाँ पे आप अपने डिवीज़न का नाम टाइप करके अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ के अधिकारियों और जो भी डिटेल्स हैं उनके आपको पता चल सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है श्री आलोक श्रीवास्तव, बी आलोक कंसल जी, श्री आलोक कंसल, सी है श्री दीपक कुमार एंड डी इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है वो है हमारा बी ऑप्शन, श्री आलोक कंसल जी। ये IRSC के अधिकारी हैं और 1983 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फुल फॉर्म ऑफ SBF इज। SBF का फुल फॉर्म क्या है? ए स्टाफ बेनिफिट फंड, बी स्टाफ बोनस फंड, सी स्टाफ बेनिवोलेंट फंड और डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो है स्टाफ बेनिफिट फंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ PCPO। PCPO का फुल फॉर्म क्या है? ए प्राइम चीफ पर्सनल ऑफिसर, बी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, सी परफेक्ट चीफ पर्सनल ऑफिसर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है बी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ये जोनल लेवल पे हेड होते हैं कार्मिक विभाग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड इज। ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड क्या है? ए टाइप ऑफ मेटल पास, बी टाइप ऑफ ए सैलून, सी टाइप ऑफ द रेलवे इंजन एंड डी इज नेम ऑफ द राजधानी कोचेज। राजधानी कोच के नाम है ऐसा बता रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है टाइप ऑफ द मेटल पास इज द राइट आंसर। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ईयर लेंथ ऑफ सर्विस इज मिनिमम एंड कंपल्सरी फॉर फुल पेंशन। पूर्ण पेंशन के लिए न्यूनतम वार्षिक वर्षों की सेवा अवधि अनिवार्य है। ए 20 ईयर्स, बी 10 ईयर्स 10 साल, सी 25 ईयर्स 25 साल और डी है 33 ईयर्स यानी कि 33 साल। सही आंसर बी है 10 ईयर्स। अगर किसी ने 9 महीने 9 साल और 9 महीने भी काम किया है तो उनको हम राउंड फिगर में 10 ईयर्स लेते हैं और उनको सारे बेनिफिट देते हैं जो 10 ईयर्स में मिलते हैं या उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिग्भ्रमित करने के लिए आगे आने वाले होंगे। किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि 9 वर्ष 9 महीने इस तरह के या फिर 19 साल 8 महीने ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो ये आपको इसके लिए चैलेंजिंग रहना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
21 है, एज पर द 7 CBC एक्स ग्रेशिया अमाउंट इज, सातवें वेतन आयोग अनुसार अनुग्रह राशि है ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख और डी 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख एंड 30 लाख। तो सही आंसर जो है वो सी होगा 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 22, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर CGA इज डैश, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ए 10वीं पास, 10th पास, बी 12 पास, 12वीं पास, सी BA पास और डी 8 पास। ठीक है, तो अभी जो सारी नियुक्तियों के लिए जो किया गया है वो 10वीं पास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडोज एज CGA इज, अनुकंपा के आधार पर रेलवे कर्मचारी की विधवा को नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ए 5th पास, बी 8 पास, सी 10th पास एंड डी इज नॉट रिक्वायर ऑब्लिक इलिटरेट इज एलिजिबल, जरूरी नहीं है निरक्षर भी पात्र हैं। तो जो सही बात है वो और सही हमारा आंसर होगा वो डी होगा, जरूरी नहीं कि उनके पास कोई योग्यता ही हो। ठीक है, और उनके लिए कुछ पोस्टर्स को रिजर्व किया गया है कि अगर CGA के आधार पे जो इलिटरेट हैं उनके लिए किया जाएगा, जिसका जिक्र मैं किसी वीडियो के अंदर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसी तरह बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PCMD का फुल फॉर्म क्या है? ए प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर, बी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल डायरेक्टर, सी प्रिंसिपल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डी इज प्राइम चीफ मेडिकल डायरेक्टर। तो जो सही है वो है प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर। ठीक है, ये जोनल लेवल पे मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज द GP ऑफ सीनियर क्लर्क, वरिष्ठ लिपि का ग्रेड पे है। ठीक है, यानी कि ये 6 पे के अनुसार पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 2000 रुपये 2000, बी 2400 यानी कि 2400 रुपीज़, सी 2800 रुपीज़ यानी कि 2800 और डी इज 4200 रुपीज़ यानी कि 4200। तो यहाँ पे जो सीनियर क्लर्क का सही ग्रेड पे है वो 28 रुपये है और ये जो है ये OS का है, जैसे कि मैंने पीछे भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन इन ADI डिवीजन, अहमदाबाद मंडल पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कितने हैं? तो यहाँ पे जो हैं वो 2 हैं, आपको पता ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक WRMS है और एक WRU है। ठीक है, 2 मान्यता प्राप्त हैं। ये मान्यता प्राप्त कहने का मतलब है कि इसके लिए इलेक्शन जो होते हैं, जो हो रहे हैं, अभी होने वाले थे, जो पोस्टपोन कर दिए गए, तो उस इलेक्शन के दौरान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कितने % एम्प्लॉय उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उसके आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर डैश RRB इन वेस्टर्न रेलवे, कितने रेलवे पर, पश्चिम रेलवे पर कितने RRB हैं? ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अहमदाबाद डिवीजन हमेशा 2 RRB को गिनता है, एक RRB मुंबई को और एक RRB अहमदाबाद को, जबकि RRB भोपाल भी उसके क्षेत्राधिकार को प्रदर्शित करता है, जैसे कि PTC के बुक्स वगैरह में हैं। तो फिलहाल तो हम अहमदाबाद डिवीजन को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, देयर आर डैश डिवीजन इन वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? तो ए है 6, बी है 5 यानी कि 5, सी है 4 यानी कि 4 और डी है 3 यानी कि 3। तो यहाँ पे जो है सही आंसर ए होगा 6। देखिए गिनता हूँ मैं फिर से आपके लिए, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई और रतलाम। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद,
मुंबई, बड़ौदा, मुंबई और रतलाम, ये 6 डिवीज़न हमारे हैं। ठीक है, और 6 डिवीज़न के बारे में आपको ऐसा मेरा मानना है कि जैसे वहाँ के जो DRM हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर राजकोट का लेंगे तो श्री परमेश्वर फुकवाल जी वहाँ के DRM हैं, जो अहमदाबाद डिवीज़न के ADRM भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर भावनगर का लेंगे तो श्री प्रतीक गोस्वामी जी हैं, और अहमदाबाद का लेंगे तो पता ही है आपको श्री दीपक कुमार झा जी हैं, और फिर बड़ौदा आ गया, बड़ौदा में श्री अमित गुप्ता जी हैं। फिर मुंबई गया तो JVL सत्य कुमार जी हैं वहाँ पे, और रतलाम में श्री विनीत गुप्ता हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, फुल फॉर्म ऑफ कैट इज, CAT का फुल फॉर्म क्या है? A सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, B सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, C सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, and D is common administrative tribunal. The right answer is central administrative tribunal, C. क्वेश्चन नंबर 30 है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस इज एप्लीकेशन अप टू चाइल्ड। बाल शिक्षा भत्ता कितने बच्चों तक दे है? तो बाल भत्ता 2 जीवित बच्चों तक दे है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपको पता ही है 27,000 रुपये मिलते हैं, इस हिसाब से 2250 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, करंट DA इज, वर्तमान में महंगाई भत्ता कितना है? तो ये महंगाई भत्ता का ऑप्शन है, ये 17%, 70%, B 21% यानी 21%, C 34% यानी कि 34%, और D इज 12% यानी कि 12%। तो सही आंसर जो है वो 17% है, A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, रिटायरमेंट एज ऑफ रेलवे डॉक्टर इज डैश ईयर्स। रेलवे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन ए है 60 वर्ष यानी कि 60 ईयर्स, B 62 ईयर्स, C 65 ईयर्स, एंड D is 58 ईयर्स। द राइट आंसर इज C 65 ईयर यानी कि 65 साल। ये क्या है कि 31/5/2016 से इनकी एज को बढ़ा दी गई है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसका RRB है, RB नंबर होना चाहिए 144/2018। ठीक है, तो इफेक्ट जो है वो 31/5/2016 से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कोविड स्प्रेड फ्रॉम, कोविड-19 कहाँ से फैला? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब सही सबको पता होगा, ये चाइना से ही फैला है। ठीक है, कोविशील्ड इज मैन्युफैक्चर्ड इन, कोविशील्ड का निर्माण कहाँ हुआ है? A USA, B इंडिया, C ब्रिटेन, एंड D इज रशिया। अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन और रशिया। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो B है, इंडिया। ये एक्चुअली जो कोविशील्ड को डेवलप किया है वो द ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्रोजेनिका जो इंस्टीट्यूट है वैक्सीन को वो किया है, और जो लोकली हमारे यहाँ बनता है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द उम्मीद इज, उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? A यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, B यूनिक मॉडिफाइड आइडेंटिटी कार्ड, C यूजर मेंबर आइडेंटिटी कार्ड, एंड D इज यूनिक मैकेनिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका आंसर A होगा, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज बीइंग प्रोसेस्ड विद द सपोर्ट ऑफ। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को किसके सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है? A जापान, B अमेरिका, C रूस और D ब्रिटेन। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हमारा A है, जापान। ठीक है, जापान ने हमको सॉफ्ट लोन दिया है और ये करीब 58,000 करोड़ रुपए का है। इस प्रोजेक्ट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 508 किलोमीटर की है ऑलमोस्ट। ठीक है,
और ये जो टारगेट था वो तो अचीव नहीं हो पाएगा। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत ही काम किए जा रहे थे, तो ये इसके अंदर है। ये काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ है और इसके बारे में आपके डायरी में, आपके माइंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। मैक्सिमम फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी पॉसिबल इन इंट्री सर्विस। संपूर्ण सेवा काल के दौरान एमएससीपी के तहत कितने वित्तीय लाभ दे हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सही आंसर जो है वो बी होगा 3, जो है वो 10, 20 और 30वें साल पे दिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है। टोटल डैश ईयर्स रेगुलर सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर फॉर ग्रुप सी स्टाफ इन इंडियन रेलवे। अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु कितने साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता है? ए 5 ईयर्स 5 साल, बी 2 ईयर्स यानी कि 2 साल, सी 3 ईयर्स यानी कि 3 साल और डी 7 ईयर्स यानी कि 7 साल। जो सही आंसर है वो हमारा ए है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं। फैमिली पेंशन इज, परिवार पेंशन है, ये 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, बी 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, अंतिम मूल वेतन का 50%, सी 20% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, अंतिम वेतन का 20% और डी है 35% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, यानी कि अंतिम मूल वेतन का 35%। जो सही आंसर है वो है हमारा 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि न्यूनतम पेंशन जो है वो 9000 प्लस डीआर होता है 9000 प्लस डीएनएस रिलीफ होता है। ठीक है। जो ड्यूटी में हैं उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो रिटायर हो गए हैं उनको डीएनएस रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो सबसे कम वेतन जो है पेंशन जो है वो 9000 प्लस डीआर होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 1,25,000 होना चाहिए। ठीक है। इससे अधिक नहीं हुआ। ठीक है, ये होना चाहिए। एक और है कि जो परिवार पेंशन है ना, ये मिनिमम तो इनको इतना मिलेगा ही, लेकिन अगर अधिकतम जो होगा ना वो 75,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये 3 पॉइंट को जिक्र किया। ठीक है, तो ये माइंड में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच डिवीजन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस मंडल में स्थापित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है बीआरसी यानी कि बड़ौदा, सी एमएमसीटी यानी कि मुंबई और डी इज रतलाम आरटीएम। तो जो सही आंसर है वो हमारा बी है बड़ौदा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है आप बताएंगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये है 182 मीटर है। ठीक है, और इसके आर्किटेक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछते हैं। तो राम वी सूतर करके जो है ना इसके आर्टिस्ट हैं और ये 2018 में ओपन किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। यस, ठीक है। अब आपको एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि 31 अक्टूबर 2018 को रेलवे कौन सा दिवस मनाता है, ताकि वन में कम्युनिकेशन नहीं रहे। ठीक है, तो आप ढूंढ के भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं। जनरली मैं जो सवाल आपसे पूछता हूँ अगर आप जानते हैं तभी कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको ओपन कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। रेलवे कोड ऑफ गांधीधाम स्टेशन इज, गांधीधाम रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? ए GN, बी GMM, सी GME एंड डी इज GIM। तो सही आंसर है GIM है हमारा ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है। फुल फॉर्म ऑफ RRC इज, RRC का फुल फॉर्म क्या है? ए रिक्रूटमेंट रिजर्व सेल, बी रिक्रूटमेंट रिटायरमेंट सेल, सी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एंड डी इज रेलवे री इंगेजमेंट सेल। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है ये और
ये हर जोन में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वेस्टर्न जोन का जो इलाका है, तो वेस्टर्न जोन में भी हमारे मुंबई में स्थापित किए गए हैं आरक्षी, ठीक है। इसी तरह जो हाजीपुर जोन है वहाँ पटना में उनको स्थापित किया गया है। तो ये जनरली ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट होते हैं, उनके लिए ड्राइव निकालते हैं और ये करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एज पर द सीबीसी 6 सीबीसी एनुअल इंक्रीमेंट इज डैश % ऑफ द बेसिक पे। छठे वेतन के अनुसार मूल वेतन के डैश वेतन वृद्धि थी। ऑप्शन ए 3%, बी 5%, सी 7% एंड डी इज 2%। द राइट आंसर इज ए 3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800 रुपीज। चतुर्थ श्रेणी के लेवल ए के जीपी 1800 रुपये में नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? ए सीनियर स्किल ऑफिसर, बी जूनियर स्किल ऑफिसर, सी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज जूनियर स्किल ऑफिसर, ठीक है, बी। Question number 45. What is the percentage of TA if an employee is out of the headquarter for more than more than 12 hour, ठीक है। एक दिन में 12 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ता का प्रतिशत क्या है? ए 80%, बी 50%, सी 100% एंड डी इज 70%। तो जो सही आंसर है वो हमारा डी 70% है, ठीक है। 12 घंटे से अधिक रहने पे 100% मिलता है। नहीं, ये तो मैंने गलत बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। ये सी होना चाहिए। ये जो है वो 6 घंटे से 12 घंटे के लिए है। ये जो है 6 से 12 घंटे के लिए है। ये 12 घंटे से अधिक के लिए है, ठीक है। और 6 घंटे से कम के लिए जो है वो 30% है, ठीक है। ये यहाँ पे ये सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो सी है 100%, ठीक है, 12 घंटे से अधिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। HRA इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। मकान भत्ते को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए 3 XYZ, बी 4 ABCD, सी 3 A1 B1 और C1, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। जो सही है वो है XYZ, 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर। आपसी स्थानांतरण हेतु न्यूनतम कितने वर्ष की क्वालिफाइंग अर्हक सेवा हो सकता है? क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत है। ए 2 इयर्स 2 साल, बी 1 ईयर 1 साल, सी 5 इयर्स यानी कि 5 साल एंड डी इज नॉट कंडीशनड सर्विस लेंथ। अर्हक सेवा की शर्त नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो डी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आरबी नंबर 8/2009 में कहा गया नो ब्रैकेटिंग फॉर वंस म्यूचुअल एग्रीड। तो इस सेंटेंस के मायने में जो समझ पा रहा हूँ वो कंडीशन नहीं यहाँ पे अप्लाई हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। EPF, ई पास, ESR हैं। ई पास, ESR हैं क्या हैं? ए HRMS modules, B type of UMID cards, C railway engine names and
D is none of the above. The right answer is HRMS. अगर मैं आपसे कहूँ कि HRMS पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको जो है HRMS का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा आई कार्ड बटन पे, जो आपके कॉर्नर पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ग्रुप डी एम्प्लॉय आर इंटाइटल फॉर डैश सेट ऑफ वीडियोस। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 5 वर्ष की रेल सेवा के उपरांत डैश सेट सुविधा टिकट आदेश दिए जाते हैं। ए 4 सेट, बी 2 सेट, सी 3 सेट्स एंड डी इज 1 सेट। द राइट आंसर इज ए 4 सेट। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOAR हैज बीन क्लासिफाइड। कार्यकाल के नियम के अनुसार नियम HOAR के तहत कार्यकाल का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है। ए 3 क्लासेस, बी 4 क्लासेस, सी 5 क्लासेस एंड डी इज 6 क्लासेस। द राइट आंसर इज क्लास 4। ठीक है, 4 क्लासेस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से श्रेणी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, फुल फॉर्म ऑफ DRM, मंडल रेल प्रबंधक का पूरा नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ए डिविजनल रेलवे मैनेजर, बी रीजनल मैनेजर एंड डी इज सी इज डिपार्टमेंटल रेलवे मैनेजर एंड डी इज डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर। द राइट आंसर इज रेलवे डिविजनल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 52, रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज। रेलवे कर्मचारी कितने दिन की मातृत्व छुट्टी के लिए पात्र हैं। ए 180 डेज, बी 360 डेज 360 दिन, सी 730 डेज सॉरी एंड डी इज 150 डेज यानी कि 150 दिन। जो सही आंसर है मैटरनिटी लीव के लिए वो है 180 डेज। ठीक है, ये है CCL। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 53, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डैश डेज। पितृत्व छुट्टी कितने दिन की दे है। ए 30 दिन, बी 15 दिन, सी 180 दिन और डी 7 दिन। जो सही आंसर है वो हमारा बी है 15 दिन। ठीक है, और मैटरनिटी लीव का ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, पैटर्निटी लीव इज एंटाइटल अप टू डैश चिल्ड्रन। पितृत्व अवकाश बच्चों तक दिए हैं। ए 3, बी 2, सी 1 और डी 4। सही आंसर जो है वो बी है, 2 जीवित बच्चों तक दे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी गिवन ऑन। ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। ए प्रमोशन पे, बी ऑन रिक्वेस्ट यानी कि स्वयं का अनुरोध पर स्थानांतरण पे, सी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पे और डी ऑन रिक्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, स्वयं के अनुरोध एवं प्रशासनिक आधार पे। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, टोटल HLAP credited for 6 month वर्किंग। एक 6 माह में कितने दिन की HLAP छुट्टी दे बनती है। क्वेश्चन नंबर 56, टोटल HLP credited to 6 month वर्किंग। एक 6 माह में कितने दिन HLAP की छुट्टी दे बनती है। तो हर 6 महीने में 10 मिलते हैं, टोटल साल में 20 दिन मिलते हैं। ठीक है, और LAP जो है वो 15 दिन मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव फॉर नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय। अराजपत्रित कर्मचारियों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने कौन सक्षम है। ए PCPO एंड DRM, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक, बी सीनियर DPO वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी,
CGM एंड महाप्रबंधक, एंड डी इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है PCPO और DRM सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ मेनी डेज कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू क्लरिकल स्टाफ इन ए ईयर। वर्ष के दौरान लिपिकीय वर्ग को कितने दिन आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र हैं। तो जिसके पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल से, तो ये है ऑप्शन है A 11 डेज 11 दिन, B 8 डेज 8 दिन, C 15 डेज 15 दिन और D 30 डेज 30 दिन। तो सही आंसर है A B 8 डेज। ओके, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी APR आर काउंटेड फॉर एडजस्टिंग सुटेबल फॉर ग्रांटिंग प्रमोशन टू नॉन गजेटेड एम्प्लॉय। और राजपत्रित कर्मचारी के पदोन्नति हेतु उपयुक्तता निर्धारित करने अंतिम कितने साल की APR देखा जाते हैं। A लास्ट 5 ईयर के, B लास्ट 3 इयर्स, लास्ट C है लास्ट 1 ईयर एंड D इज लास्ट 4 ईयर। जो सही आंसर है वो लास्ट 3 ईयर के APR देखे जाते हैं। ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन टू ट्रेड टेस्ट। दो व्यावसायिक परीक्षाओं के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए। A 12 मंथ 12 महीने, B 1 मंथ यानी कि 1 महीने, C 6 मंथ 6 माह और D 8 मंथ यानी कि 8 माह। जो सही आंसर है वो है C 6 माह यानी कि 6 मंथ। आज कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, कैन द ड्रेसर वर्किंग इन द मेडिकल डिपार्टमेंट बी इंक्लूड इन द सिलेक्शन ऑफ क्लर्क। क्या चिकित्सा विभाग में कार्यरत ड्रेसर लिपिक के चयन में शामिल हो सकता है। ऑप्शन A हाँ, यस, B ना, नो एंड C इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैनल करेंसी इन केस ऑफ ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती कोटा के पैनल की करेंसी कितनी अवधि रहती है। A 2 years, B 6 month, C 15 months and D is 1 year. The right answer is C 1 year. 1 साल होती है और GM के अप्रूवल से 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, एंड एज अगेंस्ट नेगेटिव मार्किंग डैश मार्क अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। A 1/2, B 1/3, C 1/4 एंड D is 1। तो राइट आंसर इज, अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो वहाँ पे 1/3 का ऑप्शन है। ठीक है, 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का जो सही है उसका आंसर आपको नेगेटिव में ले लिया जाएगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 4 क्वेश्चन आप माइनस करके चलो। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, 1/3 यानी कि 0.33% जो सही मार्क हैं उनमें से काटे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर ए सिलेक्शन, क्वेश्चन फॉर अबाउट डैश % ऑफ द टोटल मार्क अलॉटेड शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स। चयन के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र में आवंटित कुल अंकों का कितना प्रतिशत ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा के होने चाहिए। ये है 5%, B है 20%, C 10% एंड D इज 15%। द राइट आंसर इज 10%, 10% होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी रुपीज आर गिवन एज चाइल्ड केयर अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉय। रेल कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता के रूप में कितने रुपए दिए हैं। A 27,000 रुपये पर चाइल्ड पर ईयर। ठीक है, B 18,000 पर चाइल्ड पर ईयर। ठीक है, 22,500 रुपया पर चाइल्ड पर ईयर, प्रति बच्चा प्रति वर्ष। और D है 36,000 पर चाइल्ड पर ईयर यानी कि 36,000 रुपया प्रति बच्चा प्रति वर्ष। जो सही आंसर है वो A है 27,000 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स मूवेबल ऑन इनमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन। रेलवे के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के नियमों का संचालन किया जाता है। A रूल नंबर 22A
बी रूल 18, रूल सी है रूल 17 एंड रूल डी इज रूल 19। अब यहाँ पे हम रूल को डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो 22A है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर लगाने पर प्रतिबंध है, ऐसा कोई रेलवे कर्मचारी नहीं करेगा, ठीक है। रूल नंबर 17 कहता है कि दिवाला और आदतन जो उधारी है वो रेलवे सेवक के लिए जो है वो सही नहीं है। और रूल नंबर 19 कहता है कि जैसे कोई रेल कर्मचारी, जैसे मैं या आप रेल कर्मचारी हैं, तो अपने कार्य और चरित्र का दोष जो है ना वो साबित किया जाना होता है। रेल कर्मचारियों के कार्यों और चरित्र का दोष रहित साबित किया जाना होता है। लेकिन क्या है कि हम जब तक हमको रेल प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं देगी तो हम तब तक से, मतलब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई लांछन या कोई क्लेम किया जाता है कि भाई ये इस तरह है, जो आपके कैरेक्टर को और आपकी जो जॉब है उसके हिसाब से वो सही नहीं है, तो आपको तब तक मीडिया में नहीं जा सकते जब तक कि आपको रेल प्रशासन नहीं इजाज़त देता है, या फिर आप किसी को मानहानि का दावा नहीं कर सकते जब तक कि आपको रेल प्रशासन उसकी स्वीकृति नहीं देता है। इसके कुछ नियम हैं, अगर वो 3 महीने तक नहीं अगर परमिशन देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी है कि यू कैन गो टू मीडिया एंड कोर्ट, ठीक है। तो ये है। अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी, यही हमारा सही है। इसके अंदर चल अचल संपत्ति का नियम का किया जाता है। अब इसके अंदर नवाब मलिक हैं या जो भी हैं, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने वो कमेंट बॉक्स में बताया था कि 18(1) में क्या है और 18(2) में क्या है। तो आप भी जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे उन्होंने जो जिक्र किया है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जो उन्होंने बताया है। और चलिए देखते हैं। हमारा फिलहाल क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो है वो हमारा ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू, रेल सेवा आचरण अनुशासन किन पर लागू होता है? ए ओनली ग्रुप सी एम्प्लॉइज, केवल ग्रुप सी कर्मचारी पर। बी ओनली ग्रुप डी एम्प्लॉय, केवल ग्रुप डी कर्मचारी पर। सी ऑल नॉन गजेटेड एंड गजेटेड एम्प्लॉय, सभी अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारी। डी ओनली गजेटेड ऑफिसर, केवल राजपत्रित अधिकारी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना ये सही है, ये सभी लोगों पे लागू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरबी? सीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बी चांसलर ऑफ रेलवे बोर्ड, सी चेयरमैन ऑफ रीजनल बोर्ड एंड डी इज चीफ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो सही आंसर जो है सीआरबी होता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डीआर? ठीक है, डीआर के तहत अपील करने की समय सीमा क्या है? ए 30 डेज, बी 15 डेज, सी 60 डेज एंड डी इज 45 डेज। द राइट आंसर इज डी 45 डेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकरण कौन है? ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है डीआर में सबसे सुप्रीम पावर हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ मच रेलवे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस? एनपीएस में रेल कर्मचारियों का योगदान कितना प्रतिशत? ए 55, ऑप्शन मैं भी बहुत एनर्जेटिक हूँ, आई होप कि आपको ये एनर्जी फील हो रही होगी इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान। चलिए ऑप्शन ए है 5% ऑफ द बेसिक प्लस डीए, बी है 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए, सी है 15% ऑफ द बेसिक प्लस डीए एंड डी इज 20% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। मूल वेतन के 5% प्लस महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 10% प्लस महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 15% प्लस महंगाई भत्ता और मूल वेतन का 20% प्लस महंगाई भत्ता। जो सही आंसर है वो हमारा बी है 10% प्लस डीए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इज रुपीज। पेंशन की अधिकतम राशि क्या है? तो अभी हमने जिक्र किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1,25,000 रुपये अधिकतम हो सकते हैं और जो न्यूनतम है वो 9,000 प्लस महंगाई भत्ता है और 1,25,000 प्लस महंगाई भत्ता अधिकतम हो सकते हैं। और परिवार पेंशन की अधिकतम राशि जो है वो 75,000 प्लस महंगाई भत्ता होगा,
तो हमारे जो दो ऑप्शन है इनमें से छांटना था, एक ही ऑप्शन, बल्कि यही है हमारा ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आ गए हैं। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम मीटिंग एट डिविजनल लेवल? ऑप्शन ए है डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक, बी है एडीआरएम अपर रेल प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक होना चाहिए, सी है सीनियर डीपीओ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, एंड डी इज डीपीओ मंडल कार्मिक अधिकारी। द राइट आंसर इज सी सीनियर डीपीओ सर, ठीक है, यही होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ प्रेम मीटिंग इज डिविजनल लेवल इज डीआरएम, ठीक है, ये प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएम? पीएनएम का फुल फॉर्म क्या है? ए परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, बी परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, सी है पर्सनल नेगोशिएबल मशीनरी, एंड डी इज पार्शियल नेगोशिएटिंग मशीनरी। द राइट आंसर इज परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम एट डिविजनल लेवल? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम एट डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर पीएनएम मीटिंग के सचिव कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 75, तो सचिव जो हैं वो हमारे सीनियर डीपीओ सर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, दुरंतो राजधानी शताब्दी आर, दुरंतो राजधानी शताब्दी क्या है? डैश, ए ट्रेन्स नेम, बी इंजन नेम, सी कोच नेम, एंड डी स्टेशन नेम। तो ये ट्रेन्स नेम है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द जीपी पेबल अंडर थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी टू एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन ग्रेड पे ₹4200? ओके, जीपी 4200 के में नियुक्त कर्मचारी को एमएससीपी के तहत तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के तहत कौन सा जीपी दे हैं? ए 4200, बी 5400, सी 4800 और डी 4600। जो सही आंसर होगा वो हमारा बी होगा 4600। ये जो है ये आप इस तरह समझे कि 4200 पहला मिल गया उनको, 4600 नहीं सॉरी 4200 में तो इनकी नियुक्ति हुई थी, 4200 नियुक्ति हुई थी, उसके बाद उनको 4600 मिला है और उसके बाद 4800 मिला है, और थर्ड जो एमएससीपी है वो 5400 है। यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है, 4200 को आप यहाँ ले लीजिए और उसका फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जो है अगर कोई 4600 में अगर होता है तो पहले 4600 इनका हो गया, ठीक है, जिसमें है ही, उसके बाद उनको 4800 मिलता है, उसके बाद 5400 मिलता है और फिर से एक बार उनको 5400 का ही एमएससीपी मिलता है, ठीक है। इसमें आगे जो ऑप्शन है वो नहीं उनको दिए जाते हैं, ये लास्ट है। लेकिन एक और मामला है, नर्सिंग कैडर के जो स्टाफ होते हैं उनको 4600 मतलब ये 6600 का जो बेसिक भी है ये है जीपी है वो उनको दिया जाता है, ये रेलवे बोर्ड ने जाहिरात किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन बेस्ड अमंग फेलियर टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? अनुसूचित जनजाति और जाति के कर्मचारियों को बेस्ड अमंग के फेलियर के तहत पदोन्नति हेतु कितने प्रतिशत की अंकों की आवश्यकता होती है? ए 10%, बी 15%, सी 40% और डी 20%। तो बेस्ड अमंग फेल जो होते हैं वो 20% पे होते हैं, तो हमारा आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलडीसी, एलडीसी का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ए, बी लोकल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बी सी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, सी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन ए है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, सेलेक्ट द मैचिंग ऑप्शन। मैचिंग विकल्प यानी जो विकल्प पसंद करें उसको जो सही है उस यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही है उसको आपको आंसर के रूप में देना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एडीआई इज अहमदाबाद, यानी कि ये जो शॉर्ट नेम या स्टेशन कोड या स्टेशन कोड नहीं डिवीजन कोड जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो
एडीआई के लिए अहमदाबाद है, बीआरसी के लिए मुंबई और आरटीएम के लिए राजकोट एंड डी इज भावनगर के लिए बड़ौदा। तो जो सही आंसर है वो हमारा ए है, अहमदाबाद के लिए एडीआई जो कोड है वो इस्तेमाल किया जाता है। बीआरसी जो है वो बड़ौदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बीआरसी बड़ौदा ये है ना अपना, इनके लिए बीआरसी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राजकोट के लिए आरजेटी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मुंबई के लिए किया जाता है MMCT, ठीक, ये इसका है। तो मेरे ख्याल से तीनों हो गए। चलिए, रतलाम के लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया जाता है। रतलाम डिवीजन जो अपना है उसके लिए आरटीएम इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 81 है, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए जयपुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी पटना। तो नॉर्दर्न रेलवे जो है वो दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एनपीएस इम्प्लीमेंटेड ऑन, एनपीएस कब लागू हुआ? 1/1/2004, 1/4/2004, सी 31/3/2004 और सी डी है 1/7/2004। द राइट आंसर इज 1/1/2004 से। यहाँ तक जिसने भी रेलवे को ज्वाइन किया है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाता है, ओपीएस बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारा एनपीएस है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद से जो भी सरकारी जॉब में आए हैं उनको 1/1/2004 से ये मिला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, फॉर मेजर पेनल्टी इज इशूड, मेजर पेनल्टी हेतु जारी किया जाता है। ए SF5, बी SF11, सी SF2 एंड डी इज SF9। तो मेजर पेनल्टी के लिए आपको सबको पता ही होगा, SF5 जारी किया जाता है। SF11 जो है वो माइनर पेनल्टी के लिए है। SF2 इज अ डीम सस्पेंशन एंड SF9 इज नॉट प्रिंटेड है ये, ठीक है। इसको शायद डिलीट कर दिया गया है, तो ये है नॉट प्रिंटेड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 84 पे। द माइनर पेनल्टी इज इशूड, माइनर पेनल्टी हेतु जारी किया जाता है। जैसे पता ही किया है कि SF11 इज द राइट आंसर यहाँ पे। SF5 इज ए मेजर पेनल्टी, SF9 नॉट प्रिंटेड एंड SF2 इज ए डीम सस्पेंशन और SF1 तो आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ गए हैं। मैक्सिमम एनुअल प्रिविलेज पास फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉइज आर, ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए वार्षिक महत्तम सुविधा पास दे हैं। तो अगर उसने 5 ईयर्स का कंप्लीट कर लिया है तो अधिकतम उनको 3 पास दिए जाएंगे। ऑफिसर्स जो हैं गेस्टेड के लिए उनको 6 पास। चलिए, ठीक है। चलिए, हम आ गए हैं राजभाषा पे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पे लागू नहीं होता है? ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है और ये तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है, ठीक है। ये सही रहेगा। चलिए, ये वीडियो लंबा हो गया है तो ये फटाफट कंक्लूड करते हैं इसको। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 10 मई 1963 को बना था, ठीक है। और 1967 में संशोधित हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाला साहेब गंगाधर खैर थे, यानी कि बीजी खैर, ठीक है। बाला साहेब गंगाधर खैर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये गृह मंत्री होते हैं। अब आपको बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति में कितने, चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें मेरे ख्याल से 9 धाराएं हैं। मेरे ख्याल से नहीं, क्या कंफर्म ही है, क्योंकि एक टोन होता है बोलने का कि हाँ मेरे ख्याल से, पर एग्जैक्ट आंसर है वो है बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख और ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, अहमदाबाद मंडल राजभाषा के किस क्षेत्र में आता है? तो आपको पता है ये गुजरात में है और गुजरात जो है वो ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ख क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो हम जो आते हैं वो गुजरात के अंदर आते हैं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यही है।
क्वेश्चन नंबर 94 सेकंड लास्ट, हिंदी को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन, डैश राजभाषा हिंदी की लिपि है? तो देवनागरी राजभाषा हिंदी की लिपि है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमने काफ़ी लंबा वीडियो कर लिया और जिस तरह इस पूरे पेपर को एक ही पार्ट में हमने सॉल्व किया, वैसे हम इसे 2 पार्ट में कर सकते थे, हम और आप मिलकर सॉल्व कर सकते थे, पर हमने इसे सॉल्व किया और आपको भी मजा आया होगा इस डिस्कशन के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।